गाल पर किस करना होगा मतलब करना होगा। आप गेम के रूल्स नहीं तोड़ सकती। बच्चों ने एक अजीबोगरीब जिद पकड़ ली थी। अंजलि को डर मिला था कि उसे गौतम को गाल पर किस करना होगा। अंजलि डांटने के अंदाज से कहती है, ये कैसा डर है, मैं नहीं खेल रही ऐसा गेम। लेकिन उसके डांटने में जरा सा भी दम नहीं था, क्योंकि उससे गुस्सा कम शर्म ज्यादा आ रही थी। बच्चे भी शरारती थे, वो अपनी जिद कहाँ छोड़ने वाले थे। वंश ने कहा, कम ऑन मम्मा, डोंट स्पॉइल द गेम। अ डेयर इज अ डेयर, आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा। विवान भी वंश का साथ देते हुए कहता है, पापा ने इतने ब्रेवरी वाले काम किए। रंजीत कहाँ है तू? चलना यार, लेट हो रहे हैं। भाई सॉरी सॉरी लेट हो गया यार। तू रंजीत से रणबीर कब बन गया? ये लोग किधर चले? ऑब्वियसली ऑन मिंत्रा, क्योंकि कॉलेज हो या ऑफिस लोग मिलेंगे 100% ओरिजिनल ब्रांड्स सिर्फ मिंत्रा पे। ये ब्रेवरी वाले काम किए हैं, उसके लिए उनको एक किस्त तो बनती है। अंजलि के होठों पर शब्द ही नहीं आ पाते हैं कि वो और कुछ कह सके। वो बस शर्माती रह जाती है। विवान और वंश और जोर देते हुए कहते हैं, कम ऑन मम्मा, जस्ट डू इट। बच्चे अब अंजलि के डेयर को कंप्लीट करने का इंतजार करते हैं, जिससे माहौल और भी एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड होने लगता है। गौतम अंजलि से जरूर किस पाना चाहता था, लेकिन इस तरह से नहीं कि जिसमें अंजलि एम्बैरेस फील करे। लेकिन बच्चों की जिद के आगे अभी वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। अंजलि हार मानती है और कहती है, ओके ओके, आई डू इट। इतना कहते ही अंजलि की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं। वो गौतम के पास जाती है। गौतम की दिल का भी यही हाल है। उसकी धड़कनें भी ट्रेन की रफ्तार से धड़क रही होती हैं। अंजलि चाहती तो है कि वो बस झट से किस करके वापस बैठ जाए। आखिर गाल पर एक किस ही तो है, क्या ही फर्क पड़ना है। लेकिन जब वो गौतम के गालों को किस करती है, तो ना चाहते हुए भी उसके अंदर एक अजीब सी मीठी फीलिंग आ जाती है। गौतम भी इसी तरह की फीलिंग महसूस करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बस एक सेकंड के लिए देखते हैं और फिर नजरें चुरा लेते हैं। इसके बाद दोनों में से कोई एक दूसरे को नहीं देखता, लेकिन दोनों बच्चे ये सीन बड़े मजे से देखते हैं, मानो सामने कोई फिल्म चल रही हो और उनके मम्मा पापा उस फिल्म के हीरो हीरोइन हो। फिर वो एक दूसरे को आंख के इशारे से मिशन सक्सेसफुल की बधाई भी देते हैं। अब अंजलि इस मोमेंट से बाहर आने के लिए बच्चों से कहती है, चलो सोने चलो, आज के लिए बहुत मस्ती हो गई। अंजलि कहती है और दोनों बच्चे सीधे बिस्तर पर दिखाई पड़ते हैं। बच्चे देखते ही देखते नींद की आगोश में समा जाते हैं। गौतम बच्चों के एक साइड था और उन्हें सुला रहा था, तो वहीं दूसरी साइड अंजलि थी जो उन्हें सुला रही थी। गौतम उन्हें सोता हुआ देखकर जब उठता है तो देखता है कि विवान ने उसका हाथ थामा हुआ है। गौतम अगर छुड़ाने की कोशिश करता तो विवान की नींद खराब हो जाती। गौतम असमंजस में पड़कर अंजलि की ओर देखता है। अंजलि उसके इस समस्या का समाधान करती है और धीमी आवाज में कहती है, कोई बात नहीं, यहीं सो जाओ। गौतम को ये बात ठीक लगती है। उसके पास कोई और चारा भी नहीं है, तो वो सो जाता है। देर रात में अंजलि की नींद खुलती है। तभी वो देखती है कि गौतम का शरीर कांप रहा है। उसे ठंड लग रही है। उसने कंबल नहीं ओढ़ रखा है, क्योंकि उस कमरे में मात्र अंजलि और बच्चों के लिए ही कंबल थी। जो कंबल अंजलि खुद ओढ़कर सो रही थी, वो कंबल गौतम को ओढ़ाने लगती है। लेकिन तभी गौतम उसके हाथ को पकड़ लेता है। अंजलि देखती है कि गौतम अभी भी नींद में ही है। वो ये देखकर पुरानी बात सोचती है, अभी भी नींद में हरकतें करने की आदत नहीं गई। वो ये सोचकर मुस्कुराती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम की पकड़ कम होने के बजाय वो और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और नींद में बात करते हुए कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस मेरे पास रहो। गौतम 2 बार और इसी तरह वही बात दोहराता है और अंजलि के हाथ को पकड़कर शांत हो जाता है। अंजलि ये सुन उसे प्यार से देखने लगती है। गौतम नींद में भी उसके बारे में ही सोच रहा है। अंजलि को भी नींद बहुत आ रही थी। उसमें अपने हाथ को छुड़ाने की शक्ति नहीं बचती। कब उसका सर लुढ़कता हुआ
गौतम के सीने में पड़ जाता है, उसे भी पता नहीं चलता। वो उसके सीने पर ही सो जाती है। अगली सुबह होती है और अंजलि की नींद खुलती है तो वो सबसे पहले देखती है कि उसके दोनों बच्चे वंश और विवान उन दोनों को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं। फिर वो एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। 1-2 सेकंड के बाद बच्चों की हंसी की वजह से गौतम की आंखें भी खुल जाती हैं। तो उसे भी सामने वही नजारा दिखाई देता है। वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर उसे सीने में कोई महसूस होता है। वो नजर घुमाता है तो अंजलि को अपने सीने पर लेटा हुआ पाता है। उसी समय अंजलि भी अपनी नजर ऊपर करती है तो देखती है कि जिसे वो बिस्तर समझ रही है वो तो दरअसल गौतम का शरीर है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और बच्चे उन दोनों को। इस बार बच्चे खुलकर हंस पड़ते हैं। फिर झटके से अंजलि गौतम के ऊपर से उठती है और अपने बाल ठीक करने लगती है। बच्चे बदमाशी करते हुए अंजलि से पूछते हैं, मम्मा आप यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गई? तब अंजलि शर्म से लाल होते होते उन्हें पिछली रात की वजह बताती है और गौतम भी ये सुन लाल पीला हो जाता है। बच्चे ये सुनते ही हंस पड़ते हैं और एक दूसरे को ताली देते हैं। अंजलि उन्हें बात बदलते हुए कहती है, चलो टाइम हो जाएगा, रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। बच्चे वहां से उतरकर सीधे बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं और कमरे में गौतम और अंजलि बस अकेले हैं। अंजलि शर्माते हुए गौतम से कहती है, तुम भी जाओ ना। गौतम फिर अपने कमरे में चला जाता है। प्रभाकरन रिया के केबिन में घुसता है जहां रिया किसी जरूरी काम में लगी हुई है। प्रभाकरन उसे देखते ही कहता है, गुड मॉर्निंग मैडम। रिया भी उसको बड़े ही बढ़िया मूड में जवाब देती है, गुड मॉर्निंग मैडम। अंजलि और गौतम सर से रिलेटेड न्यूज है। रिया अभी भी अपने लैपटॉप में काम करते हुए शांत स्वभाव से कहती है, क्या है बताओ। प्रभाकरन कहता है, सुबह 9 बजे सर, अंजलि और बच्चे गोवा से यहाँ के लिए निकल चुके हैं। अब तक पहुंच चुके होंगे जयपुर एयरपोर्ट। दैट्स नाइस। रिया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जवाब देती है। ये बोलकर रिया अपनी जगह से खड़ी होती है और अपनी कार की चाबी उठाकर जाने लगती है। अभी कहाँ जा रही हैं आप मैडम? प्रभाकरन रिया से पूछता है। रिया पलटती है, तुमने बताया ना अंजलि और गौतम एयरपोर्ट आ चुके होंगे, उन्हीं को रिसीव करने जा रही हूँ। रिया बड़े ही नॉर्मल तरीके से ये बोलकर निकल जाती है। रिया के इस स्वभाव से प्रभाकरन की असहमति उसकी आंखों में दिखाई पड़ती है। वो कहता है, जिस बहन से कभी घर में रहते हुए 2 मीठे शब्द नहीं बोले, उसे रिसीव करने जा रही है मैडम। मुझे तो लगता है अंजलि ने या इनकी माँ महालक्ष्मी देवी ने रिया मैडम पर कुछ जादू टोना करवाया है, वरना करेला ऐसे अचानक केले की तरह मीठा कैसे हो सकता है। एयरपोर्ट पर पूरा परिवार जयपुर वापस आ चुके थे। वंश और विवान गौतम के साथ एक बेकरी शॉप में जाते हैं। दोनों अपने लिए कुछ चॉकलेट्स खरीदवाते हैं। अंजलि बाहर वेट कर रही होती है। वंश जिद करके एक महंगी 500 रुपए की चॉकलेट खरीदवाता है। उसके बाद विवान उसे अंजलि की तरफ इशारा करता है। कुछ नई खुराफात उनके दिमाग में चल रही है। वो अपने मम्मा पापा को किसी भी हाल में एक साथ देखना चाहते हैं। वंश अंजलि के पास जाता है। वो उस चॉकलेट को अंजलि को देता है और कहता है, मम्मा ये पापा ने आपके लिए दी है। अंजलि चॉकलेट को देखकर खुश होती है और गौतम को देखने लगती है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए गेट से बाहर निकलते हैं तो एक शौक उनका इंतजार कर रहा होता है। सभी देखते हैं कि रिया उनका बाहर वेट कर रही है। गौतम और अंजलि उसे देखते हैं और फिर एक दूसरे को। रिया को देखकर जैसे दोनों के मन में सवालों का बवंडर उफान मारने लगता है। रिया हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करने क्यों आई है? हे भगवान, ये जरूर कोई सीन क्रिएट करेगी। सोचते सोचते गौतम देखता है रिया गौतम के नजदीक आ रही होती है। वो अपना रुमाल निकालता है और बार बार पसीना पोंछने लगता है। अंजलि तो अपनी नजर भी नहीं उठा पा रही थी, बस मन ही मन सोच रही थी, रिया प्लीज बस पब्लिक प्लेस में कोई तमाशा मत करना। पता नहीं गौतम ने इसे क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। हे भगवान, ये जरूर मुझसे लड़ाई करने के लिए आई है यहाँ। रिया गौतम और अंजलि के एकदम नजदीक आकर खड़ी होती है। गौतम और अंजलि की हालत ऐसी थी मानो जैसे दोनों को सांप सूंघ गया हो।
दोनों कुछ बोल तक नहीं पा रहे थे। हाय रिया। लड़खड़ाती जुबान से गौतम रिया से बात करने की हिम्मत करता है। तभी उन दोनों की उम्मीद के विपरीत रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और रिया की बात सुनकर अंजलि और गौतम का बर्फ की तरह जम चुका शरीर हरकत में आता है। इतना शॉकिंगली क्यों देख रहे हो मुझे? मैं नहीं आ सकती क्या तुम लोगों को रिसीव करने? आप चलो, बैठो कार में। चलो बच्चों। रिया बच्चों का हाथ पकड़ती है और उनसे बात करते हुए आगे बढ़ जाती है। गौतम और अंजलि दोनों एक दूसरे को सवालिया नजर से देखते रह जाते हैं और रिया को फॉलो करते हैं। बच्चे आगे की सीट पर बैठने की जिद कर रहे थे। गौतम अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि रिया के होते हुए वो दोनों एक साथ पीछे की सीट पर कैसे बैठ सकते हैं। बच्चों को आगे बैठना है तो बैठने दो, तुम पीछे बैठ जाओ गौतम। रिया ही गौतम से कहती है। गौतम के कदम जरूर पीछे वाली सीट पर बैठने को आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी रिया के सॉफ्ट नेचर पर ठहरा हुआ था। उसे वजह समझ नहीं आ रही थी। कार में सिर्फ बाहर से आ रहे गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें आ रही थी, लेकिन अंदर तो पूरा सन्नाटा पसरा था। रिया रेयर व्यू मिरर से ही देखती है और चुप्पी तोड़ते हुए गौतम से सवाल करती है, कैसा रहा ट्रिप गौतम? गौतम जवाब देता है, अच्छा था। वो अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि थोड़ा बाहर घूमने जाएगी तो थोड़ा बेटर फील करेगी, और इतनी ज्यादा वीकनेस में वो अकेली बच्चों के साथ थोड़ा डेंजरस हो जाता, इसीलिए मुझे भी जाना पड़ा। रिया इस पर मुस्कुरा कर कहती है, दैट्स नाइस, अच्छा किया। फिर वो अंजलि की ओर देखती है, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है अंजलि? फीलिंग बेटर नाउ? अंजलि अभी भी रिया के इस बिहेवियर को प्रोसेस करने में लगी थी। उसे मन ही मन लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन वो रिया को नॉर्मल जवाब देती है, यस आई एम फीलिंग बेटर नाउ। फॉर्मेलिटी के बाद फिर से शांति छा जाती है, जिसे तोड़ती है दोनों बच्चों की हंसी। दोनों आगे की सीट पर बैठे मोबाइल में वो वीडियो देख रहे हैं जो उन्होंने गोवा में शूट किए। तभी अचानक वो वाला वीडियो चलना शुरू हो जाता है जिसमें गौतम अंजलि को बचाने के लिए माउथ टू माउथ सांसें दे रहा था। रिया भी उस वीडियो को देखने लगती है और गौतम बच्चों से मोबाइल छीन लेता है। रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हैं। वो मिरर में अंजलि और गौतम को देखने लगती है, जो रिया से नजरें चुराते हुए खिड़की से बाहर देख रहे हैं। गौतम बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनकर उस वीडियो को बंद कर देता है, जिसमें वो अंजलि को माउथ टू माउथ सांसें दे रहा था। सीधे से बैठो तुम लोग। एक कड़ी आवाज में वो बच्चों को डांटते हुए कहता है और एकदम शांत सा बैठकर खिड़की के बाहर देखने लगता है। अंजलि भी थोड़ा अजीब महसूस करने लगती है, जैसे वो कोई मुजरिम हो। लेकिन गौतम और अंजलि दोनों ही हैरान हो जाते हैं जब रिया उस वीडियो को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। बस एक टुक सड़क की तरफ देखकर ड्राइविंग करती रहती है, जैसे शायद वो उस वीडियो को ठीक से देख ही ना पाई हो। गौतम और अंजलि एक दूसरे को तिरछी नजर चुपके से हैरानी में देखते हैं। तभी गौतम नोटिस करता है कि रिया गौतम के घर की तरफ ड्राइव करते हुए जा रही है। तभी वो रिया से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? रिया गौतम से कहती है कि वो अंजलि की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए अंजलि और बच्चों को घर पर ही ले जाना चाहती है, ताकि उन्हें बेटर केयर मिल सके। वैसे तो अंजलि को रिया के इस बड़प्पन पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो कहती है, शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ होटल में ही रहना पसंद करूंगी। रिया गौतम की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें भी ये लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ? गौतम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि वो किसकी साइड ले। मुस्कुराते हुए वो बस इतना ही कहता है, मुझे तो लगता है कि अंजलि को ही डिसाइड करना चाहिए कि उसे कहाँ रहना है। बिना कुछ कहे रिया फिर से ड्राइविंग करने लगती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर गौतम समझ नहीं पाता कि उसकी इस बात को सुनकर उसे अच्छा लगा है या बुरा। होटल पहुंचने के बाद थकी हारी अंजलि सामान को अनपैक करने लगती है। गौतम तो रिया के साथ घर जा चुका था। वंश और विवान अपनी गोवा की ट्रिप की बहुत सारी बातों को याद करते हुए अफसोस कर रहे थे कि इतना अच्छा मोमेंट अब उन्हें दोबारा कब मिलेगा।
ठीक तभी अंजलि को स्वास्तिका का कॉल आता है। वो फोन उठाकर कहती है, हाँ स्वास्तिका, बोलो। स्वास्तिका बड़ी खुशी से कहती है, सब कुछ तैयार है अंजलि, मैंने डॉक्टर्स की टीम रेडी कर दी है। हर एक को बहुत सोच समझकर और चुन चुन कर लिया है। सब एक्सपर्ट हैं अपने डिपार्टमेंट में। बस तुम्हें मिलकर उन्हें समझाना है कि उन सबको अपना काम किस तरह स्टार्ट करना है। और कुछ चीजें हैं जो उन डॉक्टर से मिलकर तुम्हें भी समझनी पड़ेगी। तुम कब आ रही हो? अंजलि फौरन खुश होकर कहती है, बस स्वास्तिका, मैं थोड़ी देर में निकलूंगी। हमारे लिए इस वक्त एक एक मिनट कीमती है। 1 घंटे बाद का ही मीटिंग रख दो उन सारे डॉक्टर्स के साथ। ये कहकर अंजलि फौरन नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो नहा रही होती है तो अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई जान ही नहीं बची है। वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिरती है, लेकिन किसी तरह दीवार का सहारा पकड़कर दोबारा से खड़ी हो जाती है और सामने आईने में खुद को देखकर कहने लगती है, You're strong अंजलि। ये कहते हुए अंजलि की आंखों में खुद ब खुद आंसू आ रहे थे, लेकिन वो अपनी हिम्मत को इकट्ठा करके किसी तरह तैयार होती है और बच्चों को समझाती है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह रहना। अपने नन्हे फरिश्तों की माथों को चूमकर अंजलि अपनी नई मंजिल की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ गौतम के घर पर एक गंभीर माहौल बना हुआ था। रिया और गौतम घर पहुंच चुके थे और रिया गौतम के लिए कुछ बना रही थी और लता सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, लेकिन बार बार गुस्से में गौतम को घूर कर देखे जा रही थी और गौतम जानता था क्यों। आखिर बिना बताए अंजलि को लेकर वो गोवा चला गया था। शायद इसीलिए लता उससे किसी एक्सप्लेनेशन की उम्मीद में थी। इतने में ही रिया एक बोल में हलवा लेकर गौतम के पास आती है। बड़े प्यार से मुस्कुराकर वो बोल डाइनिंग टेबल पर रख देती है और गौतम से कहती है, यहाँ तुम्हारे लिए हलवा बनाया है। इससे पहले कि गौतम डाइनिंग टेबल की तरफ जाता, अचानक से उसका फोन रिंग करने लगता है। वो देखता है कि स्वास्तिका उसे कॉल कर रही थी। गौतम जानता था कि ये कॉल अंजलि के बारे में ही होगा। गौतम को लता और रिया के सामने उससे बात करनी पड़ेगी। इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन फिर भी वो कॉल रिसीव करता है। हाँ स्वास्तिका, बोलो। स्वास्तिका का नाम सुनते ही लता और भी ज्यादा अलर्ट हो जाती है, जबकि रिया के एक्सप्रेशन नहीं बदलते। दूसरी तरफ से स्वास्तिका थोड़ा झुंझुलाई हुई आवाज में कहती है, गौतम तुम यहाँ ऑफिस आ जाओ, अंजलि के बारे में कुछ बात करनी है। जैसा गौतम ने सोचा था स्वास्तिका ने वैसा ही कहा, लेकिन कुछ समझ नहीं पाया कि गड़बड़ क्या हो गई है, क्योंकि स्वास्तिका गुस्से में लग रही थी। इससे पहले कि गौतम कुछ पूछ पाता, स्वास्तिका फोन कट कर देती है और अगले ही पल स्वास्तिका का मैसेज भी आता है, गेट हियर सून, इट्स अर्जेंट। अब गौतम के लिए टेंशन ये है कि लता और रिया दोनों ही उसकी तरफ देख रहे हैं। हलवा अभी डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है और गौतम को अर्जेंटली वहां से निकलना भी है। गौतम हिचकिचाते हुए रिया से कहता है, मुझे भी जाना होगा, अर्जेंट है। लता अब खड़ी होकर कुछ बोलने ही वाली थी कि इससे पहले कि किसी तरह का ड्रामा क्रिएट हो, गौतम जल्दी से वहां से जाने लगता है। लता पीछे से कहती है, गौतम कहाँ जा रहे हो? जाते हुए गौतम कहता है, बस बस अभी फौरन आ रहा हूँ, बहुत अर्जेंट है माँ। ये कहकर गौतम जल्दी से निकल जाता है। जब गौतम अंजलि और स्वास्तिका के ऑफिस पहुंचता है तो स्वास्तिका उसे चुपचाप केबिन में ले जाती है, जहां अंजलि पहले से ही बैठी थी, मुंह फुलाए अपने सर को झुकाए। न जाने किस बात पर गुस्सा थी वो। स्वास्तिका का मूड भी बहुत अच्छा नहीं होता है। अरे भाई, कोई मुझे बताएगा बात क्या हो गई है? स्वास्तिका गौतम को अंजलि के बगल वाली चेयर पर बैठने का इशारा करती है। गौतम बैठ जाता है और फिर एक गहरी सांस लेकर स्वास्तिका गौतम को एक्सप्लेन करती है, डॉक्टर्स की टीम ने हमें अंजलि का ब्लड टेस्ट करके बताया है कि एंटीडोट बनाने में कम से कम 4 से 6 महीने का टाइम लगेगा। ये सुनते ही गौतम शॉक्ड हो जाता है। क्या हमारे पास तो उतना टाइम भी नहीं है? इससे पहले कि स्वास्तिका कुछ कहती, अंजलि बीच में बोल पड़ती है, हाँ लेकिन उन्होंने ये भी कहा है ना कि 1 महीने के अंदर वो ट्राई कर सकते हैं।
अचानक से स्वास्तिका गुस्से में बोलती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सक्सेस रेट 10% है, यानी अगर ऐसा एंटीडोट दिया गया तो पेशेंट को कुछ भी हो सकता है। इससे पहले कि गौतम कुछ कह पाता, अंजलि और स्वास्तिका आपस में बहस करने लगती हैं और गौतम को बात समझ में आ जाती है कि अंजलि अपनी जान पर खेलकर एक ऐसा एंटीडोट टेस्ट करना चाहती है जिसके बारे में वो डॉक्टर से खुद भी श्योर नहीं हो पाएंगी। गौतम पूरी तरह से स्वास्तिका का साथ देते हुए कहता है, अंजलि तुम गलत कर रही हो, जल्दबाजी में हम तुम्हें खो नहीं सकते। लेकिन अंजलि गौतम का हाथ पकड़कर यकीन दिलाते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं होगा, हम चांस ले सकते हैं। गौतम फौरन अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, नहीं, मैं चांस नहीं ले सकता, इस बात पर तो बिल्कुल नहीं। मुझे इस आइडिया में तुम्हारा साथ देना ही नहीं चाहिए था, मुझे उस मैडम पिंक को ही ढूंढना चाहिए। गौतम सोचने लगता है। स्वास्तिका उठकर वहां से जाते हुए कहती है, देख लो गौतम, तुम ही समझा लो इसको, क्योंकि मैडम मेरी बात तो सुन ही नहीं रही हैं। स्वास्तिका के जाने के बाद गौतम अंजलि से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैंने बहुत बारीकी से हर एक चीज पर स्टडी की है, अभी और भी कर रही हूँ। मैंने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया है। अंजलि अभी और ज्यादा एक्सप्लेन कर ही रही थी कि गौतम गुस्से में उठता है और वहां से जाने लगता है। गौतम कहाँ जा रहे हो? अंजलि फौरन उठकर उसके पीछे जाती है। गौतम एक पल के लिए रुकता है और पलटकर अंजलि की आंखों में देखकर कहता है, मैं मैडम पिंक को ढूंढ कर रहूंगा। उसके पास वो फॉर्मूला है, बस बात खत्म। वो चाहे पाताल में ही क्यों ना हो, मैं उसको वहां से निकाल कर ले आऊंगा। ये कहकर गौतम वहां से निकल जाता है और अंजलि भी पूरे यकीन के साथ अपने आप में कहती है, तुम्हें अपनी जान पर खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी गौतम, उससे पहले मैं एंटीडोट बनवा लूंगी। यहाँ गौतम के घर पर प्रभाकरन कुछ फाइल्स लेकर आता है रिया के साइन लेने के लिए, लेकिन जब डाइनिंग टेबल के पास से गुजरता है तो देखता है कि वहां पर गाजर का हलवा रखा हुआ है, प्रभाकरन का सबसे फेवरेट। ये वही हलवा था जो रिया ने गौतम के लिए बनाया था और वो यूं ही उठकर चला गया था। प्रभाकरन जैसे ही उसे हाथ लगाने वाला होता है, एक नौकरानी आकर कहती है, ये ठंडा हो गया है, खाने के लायक नहीं है अब। रिया मैडम ने गौतम सर के लिए बनाया था, आप हाथ मत लगाओ। ये सुनकर प्रभाकरन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रिया सचमुच काफी बदली बदली लग रही है। प्रभाकरन जब रिया के कमरे में जाता है तो और ज्यादा हैरान हो जाता है। आमतौर पर रिया सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाती रहती है, लेकिन अभी वो हैप्पी मैरिड लाइफ को कैसे मेंटेन करे, इस टॉपिक पर किताब पढ़ रही थी। प्रभाकरन को देखते ही वो कहती है, क्या हुआ, ऐसे आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? प्रभाकरन फाइल देते हुए कहता है, मैडम इस पर आपके साइन चाहिए। और मैं क्या कहूँ, आपको क्यों देख रहा हूँ ऐसे? प्रभाकरन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है, क्या आपको नहीं लगता कि आप कुछ बदल सी गई हैं? क्या आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है गौतम सर और अंजलि को लेकर? आपको पता है गौतम सर और अंजलि आपस में कितने पास आ चुके हैं। एक पल के लिए रिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर अपने एक्सप्रेशंस ठीक करके वो कहती है, कोई बात नहीं, आने दो। ये सुनकर प्रभाकरन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्या सच में ये शब्द रिया के मुंह से निकले थे? मैडम, आप ऐसे ही उनके रिश्ते को इग्नोर करती रही तो ऐसा ना हो कि आप इधर सुधरती रह जाए और अंजलि गौतम सर को पूरा अपना बना ले। रिया पलटकर प्रभाकरन को एकदम गुस्से में देखती है। प्रभाकरन, तुम्हें मेरे लिए इतनी फिक्र है तो अंजलि ठीक कैसे होगी इस बारे में सोचो। उसे इस वक्त मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही हूँ कि उसकी अच्छी सेहत के लिए हमें पंडित जी को बुलाकर पाठ करवाना चाहिए। हाँ, ये सही होगा, जाओ पंडित जी से बात करो। ये सुनकर प्रभाकरन हैरान रह जाता है। जी मैडम, आप चाहती हैं कि अंजलि के ठीक होने के लिए इस घर में पाठ हो? ठीक सुना तुमने, रिया कहती है। प्रभाकरन सोचने लगता है। रिया शावर लेने जा ही रही होती है कि अचानक से लता उसके कमरे में आती है। रिया लता के चेहरे को देखकर
समझ जाती है कि लता कितने गुस्से में है। ये सब क्या है रिया? मैं आंखें बंद करके नहीं रह सकती। गौतम उस अंजलि के साथ न जाने कहाँ कहाँ घूम रहा है, बार बार जाकर मिलता है, और तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तुम उसे हलवा बनाकर दे रही हो, और तो और कोई सवाल भी नहीं करती। रिया लता की सारी बातों को बहुत शांति से सुनती रहती है, और फिर लता का भड़ास निकलने के बाद रिया मुस्कुराकर लता के पास आती है और प्यार से समझाते हुए कहती है, माँ जी, अंजलि बीमार है और वो इस दुनिया में ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। आई रियली फील बैड फॉर हर, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है? ये सुनकर लता हैरान रह जाती है। क्या? कौन जाने वाला है? रिया अंजलि के बारे में लता को समझाती है। कुछ देर तक लता चुप रहकर सोचती है, और फिर एकदम से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है, और फिर उसी झुंझुलाहट के साथ कहती है, अच्छा है, मैं तो कहती हूँ मर ही जाए वो, जितनी जल्दी हो सके। पहले मेरे पोते को खा गई, अब मेरे बेटे को हड़पना चाहती है। लेकिन फिर लता ने एकदम से कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन अगर उससे कोई दवा मिल गई तो वो तो ठीक भी हो जाएगी ना? रिया एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, उसको एंटीडोट मिल जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है, एंड आई होप ऐसा हो। ये सुनकर लता दीदी बेचैन होकर कहती है, फिर तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तुम बैठी रहो हाथ पे हाथ रख के। मुझे पता है वो लड़की क्या है, कॉकरोच की तरह है वो। बुरे से बुरे हालात में भी जिंदा बचकर निकल सकती है, इतनी आसानी से नहीं मरेगी। ये कहकर लता अपने कमरे से बाहर जाती है और सीधा प्रभाकरन को फोन लगाती है। जी मैडम। प्रभाकरन के कहते ही लता उसे भी डांटते हुए कहती है, बता, यहाँ तेरी रिया मैडम को क्या हो गया है? तुम लोग इतने आराम से बैठ कैसे सकते हो? प्रभाकरन फौरन समझ जाता है कि लता अंजलि के बारे में ही बात कर रही है। प्रभाकरन 2 सेकंड की चुप्पी के बाद लता को समझाते हुए कहता है, मैडम, मुझे नहीं लगता रिया मैडम अंजलि के खिलाफ कुछ करना चाहती हैं, लेकिन अगर आप कहें तो हम ही प्लान बना सकते हैं। प्रभाकरन के इतना कहते ही लता कहती है, तू यहाँ पर आ जा। मुझे लगता है तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, मैं ही बैठकर इसका इलाज निकालती हूँ, अब बहुत हो गया। दूसरी तरफ अंजलि उस डॉक्टर के पास पहुंचती है जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है। थोड़ा बहुत चेकअप करने के बाद डॉक्टर अंजलि से कहता है, कभी कभी बड़ा अजीब लगता है अंजलि जी, लोग हम डॉक्टर्स को भगवान समझते हैं, लेकिन आपके इस केस को देखकर मुझे कितनी बेबसी महसूस होती है कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अंजलि फौरन जवाब देती है, आप बुरा मत महसूस कीजिए डॉक्टर साहब, एक्चुअली मैं यहाँ पर सिर्फ चेकअप करवाने नहीं आई थी, मुझे तो आपसे एक हेल्प चाहिए थी। ये सुनकर डॉक्टर फौरन कहता है, कैसी हेल्प? अंजलि डॉक्टर को अपने एंटीडोट के पूरे प्रिपरेशन के बारे में बताती है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान रह जाता है। माय गॉड, सच में? सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपके जीने के जज्बे ने मेरा दिल जीत लिया। आप मुझे बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं, क्योंकि मुझे एंटीडोट की फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, एक्चुअली मुझे बस आपके 6th फ्लोर पर बनी लेबोरेटरी चाहिए। मैंने आपके स्टाफ से पता लगाया कि वो मेरे काम के लिए परफेक्ट है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इतना बड़ा सेटअप लगाने का, लेकिन मेरे पास डॉक्टर और रिसर्च की टीम पूरी रेडी है। बिना एक भी सेकंड गवाए डॉक्टर कहता है, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। स्वास्तिका और अंजलि बहुत खुश होकर वहां से वापस आने लगते हैं। शायद भगवान भी हमारी मदद कर रहा है, स्वास्तिका खुश होकर कहती है। अंजलि कहती है, बस एक एक कदम यूं ही बढ़ता रहे। अंजलि की आंखों में उम्मीद है। ठीक तभी स्वास्तिका के फोन पर कोई मैसेज आता है और स्वास्तिका खुशी से उछल पड़ती है और अंजलि हैरान हो जाती है। क्या हुआ स्वास्तिका? सच में भगवान हमारे साथ है, ये देखो। स्वास्तिका अपने मोबाइल का स्क्रीन दिखाते हुए कहती है, मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बात की थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने एक्सपर्ट साइंटिस्ट हमें देंगे, लेकिन 2 लोगों को हमारे लिए असाइन किया जा रहा है। इसका मतलब समझती हो? अंजलि की आंखों में भी
उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। अंजलि स्वास्तिका के हाथ से फोन लेकर स्क्रीन को देखती है और कहती है, हाँ, मैं इसका मतलब समझती हूँ। उम्मीद अभी बाकी है, मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी है। ये कहते हुए अंजलि की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। गौतम अपने घर पर वापस आकर सबसे पहले अपने पॉलिटिशियन दोस्त राकेश को फोन लगाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है। गौतम राकेश से मैडम पिंक के बारे में जानना चाहता है। यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये है कौन? मैडम पिंक नाम से तो ऐसा लगता है जैसे किसी अंडरवर्ल्ड की कोई लेडी है। शायद किसी सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र हो या किसी खुफिया विभाग में कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो मेरी काफी मदद हो जाएगी। गौतम की बात सुनकर 2 पल के लिए वो सोचता है। राकेश गौतम की फ्रस्ट्रेशन, उसकी परेशानी पूरी तरह समझ रहा था, लेकिन राकेश भी नाउम्मीद होकर कहता है, मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना है यार, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड चेक करवा लूंगा। हो सकता है कुछ निकले, लेकिन उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अगर ऐसा कोई शख्स होता तो मुझे शायद पता रहता। राकेश की बात सुनकर गौतम का दिल और बैठने लगता है, लेकिन वही रिया जो दूर से ही गौतम को फोन पर बात करता हुआ देख रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो झट से गौतम के पास आते हुए कहती है, तो मैडम पिंक को ढूंढ रहे हो क्या? गौतम एकदम से रिया की तरफ देखता है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, गौतम राकेश से कहते हुए फोन काट देता है और फिर एकदम से उम्मीद लेकर रिया से पूछता है, तुम क्यों पूछ रही हो? क्या तुम जानती हो इस बारे में कुछ? हाँ, आई थिंक ये वही लेडी है जो सबको नशे की चीजें अलग अलग सिटी से अरेंज करवा के देती है। मैं एक पार्टी में गई थी तो मेरी दोस्त निशा को मैंने फोन पर इससे बात करते हुए सुना था, क्योंकि वो भी ड्रग्स वगैरह इसी से लेती थी। तो आई एम नॉट श्योर, बट शायद वो हमारी हेल्प कर सकती है इसमें। रिया के इतना कहते ही गौतम झट से रिया के कंधों पर हाथ रख के कहता है, प्लीज मुझे उस तक पहुंचाओ। गौतम के हाथ रखते ही रिया के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। गौतम का इतना अच्छा रिस्पांस देखकर उसे बेहद खुशी मिलती है। रिया झट से एक नंबर डायल करने लगती है और मुस्कुराते हुए गौतम से कहती है, बस 2 मिनट। रिया कॉल करती है, लेकिन जिसे वो कॉल कर रही होती है वो कॉल रिसीव नहीं करता। फोन उठा नहीं रही है, कहीं बिजी होगी। वो जैसे ही मुझे कॉल बैक करती है मैं उससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। लेकिन गौतम बेचैन हो चुका था। प्लीज दोबारा फोन लगाओ। गौतम के कहने पर रिया दोबारा ट्राई करती है, लेकिन वो फिर से नहीं उठाती। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं फिर से कांटेक्ट करूंगी उसे। तुम प्लीज शांत हो जाओ, ऐसे पैनिक मत करो। वो मेरा कॉल देखकर थोड़ी देर में तुरंत खुद से कॉल बैक करेगी। गौतम से वो थोड़ी देर का टाइम किसी बहुत लंबे समय की तरह गुजरता है, लेकिन फिर रिया उसके पास आकर कहती है, एक्चुअली मैंने उससे बात की, बट वो आउट ऑफ स्टेशन है, नेटवर्क इशू हो रहा था, तो वो बोली कल बात करते हैं अपन। गौतम अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर टेंशन में बैठ जाता है। उसे पूरे 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। जब रात होती है और गौतम डिनर करके थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने निकलता है, तो उसके मन में अंजलि से एक बार मिलकर आने का ख्याल आता है। हर गुजरते पल के साथ उसकी फिक्र बढ़ती जा रही है। वो खुद को रोक नहीं पाता है और एक बार फिर से वो गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। लता और रिया दोनों ही अपने अपने कमरों की खिड़की से गौतम को जाते हुए देखते हैं। लता को गुस्सा आता है। वो रिया की तरफ देखकर कहती है, भूलो मत रिया कि गौतम के साथ तुम्हारे फेरे पूरे नहीं हुए थे। इतनी भी अच्छी मत बनो कि गौतम और अंजलि के लिए यही एक बहाना बन जाए तुम्हें रास्ते से हटाने का। रिया लता का कोई जवाब नहीं देती है। यहाँ गौतम होटल पहुंचता है तो देखता है कि स्वास्तिका बच्चों के साथ हॉल में खेल रही है। बच्चे फौरन गौतम को देखते ही दौड़कर उसके गले लग जाते हैं, लेकिन अंजलि कहीं दिखाई नहीं देती। अंजलि कहाँ है? गौतम के पूछते ही स्वास्तिका बताती है, वो कमरे में पूरे रिसर्च टीम के साथ पिछले 3 घंटे से लगी पड़ी है, जाकर खुद ही देख लो। जब गौतम उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोलकर अंदर जाता है तो देखता है कि सचमुच अंजलि ने टेबल के ऊपर सब कुछ बिखेरा हुआ था और फोन पर लगी पड़ी थी।
टेबल के ऊपर सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे जिस पर वायरस की खबरें थी। काफी पुराने आर्टिकल्स थे। साथ में कई सारे एंटीडोट्स के रिसर्च पेपर्स, थ्योरीज थी। अंजलि जैसे ही गौतम को देखती है, उसके चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो फोन पर किसी डॉक्टर से बात कर रही थी, लेकिन वो फौरन मैं बाद में बात करती हूँ कहकर फोन रख देती है और फिर गौतम के पास आकर कहती है, इस वक्त तुम यहाँ? गौतम मुस्कुरा कर कहता है, बस देखने आया था तुम्हें 2 पल के लिए। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही रहते हैं। फिर अचानक से वंश कहता है, हमारे साथ आकर खेलो ना आप लोग भी। गौतम और अंजलि स्वास्तिका और बच्चों के पास जाते हैं जो बोर्ड गेम खेल रहे थे। एक शैतानी हंसी हंसते हुए विवान कहता है, हम फिर से ट्रूथ एंड डेयर खेले जैसे उस रिजॉर्ट पर खेला था। उसके ऐसा कहते ही गौतम और अंजलि झट से कहते हैं, नहीं। उनके ऐसा बोलने पर स्वास्तिका हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? विवान और वंश एकदम से हंस पड़ते हैं। बताओ बताओ, क्या हम लोग बता दें? अंजलि शर्मा जाती है और गौतम झट से दोनों बच्चों के मुंह पर हाथ रखने लगता है। खबरदार जो बताया। और फिर एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बनने लगता है। यहाँ गौतम के घर पर प्रभाकरन को लता देवी अकेले में डांट रही है। तुम्हें दिन में बुलाया था और तुम अब आए हो। प्रभाकरन अपने एक्सक्यूज देते हुए बताता है कि वो काम में फंसा हुआ था, लेकिन दिन भर उसने इस बारे में सोचा है कि वो कैसे अंजलि और गौतम को दूर कर सकता है। लता कहती है, तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में अपने गौतम का घर बसते हुए देखना है रिया के साथ। मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे तो लगता है। लता की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी लता ने नोटिस किया कि प्रभाकरन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई है और वो कहता है, मैडम, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। अगर हम कामयाब हो गए तो ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी।